ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 पेपर 2 MPPSC मेंस का पार्ट है, इसका ये पार्ट ए है। ठीक है, यूनिट 1 का ही पार्ट है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म एग्जैक्टली होता क्या है? फेडरलिज्म एग्जैक्टली होता है कि पावर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। तो पावर का किस तरह से रिलेशन है यूनियन के वर्सेस और स्टेट के वर्सेस। ठीक है, तो लिखो द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म मीन्स, द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म मीन्स डिवाइडिंग पावर, द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म मीन्स डिवाइडिंग पावर, dividing power between the nation and the state, between the nation and the state, between the nation and the state, between the nation and the state। ठीक है, नेशन वर्सेस स्टेट। अब अगर हम इंडिया को देखते हैं एज सच, तो हमें ये लगता है कि जो हमारा यूनियन है, जो हमारा लाइक सेंट्रल पोर्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग क्यों है या पावरफुल क्यों है? क्योंकि उसको जो पावर्स दी गई हैं वो पावर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल पावर्स देख लीजिए, इमरजेंसी के केस में पावर देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस के पावर देख लीजिए, किसी का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सारी पावर आप देख लीजिए, तो आप ये देखेंगे कि जो सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू स्टेट। आप ये चीज़ भी देखोगे कि अगर इंडिया के किसी भी टेरिटरी का बाउंड्री चेंज करना है, नाम चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना है, जो भी कुछ चेंज करना है, वो सारा का सारा कौन कर सकता है? यूनियन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, पर स्टेट नहीं कर सकता। स्टेट कभी खुद ये नहीं बोलेगा चलो आज थोड़ा बढ़ जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, राइट? तो ऐसी चीज़ को जब आप कहेंगे तो ये हमें बताएगा कि फेडरलिज्म या फेडरलिस्टिक फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि ओरिजिनली इंडिया का क्या रूप है। जैसे कई लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई बोलता है क्वाजी फेडरल है, कोई बोलता है एक और नाम मैंने कल पढ़ा, ये था एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। ठीक है, मतलब फेडरलिज्म है तो पर सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब यूनियन वर्सेस स्टेट के बीच में सेम नहीं दिख रही है चीज़ें। ओके फाइन, तो आप लिखोगे फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला लिखिए, कभी भी फेडरल फीचर होगा या फेडरलिज्म रहेगा तो उसमें हमेशा हमेशा डुअल गवर्नमेंट होगी, डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, किसी भी फेडरल फीचर में डुअल गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, ये उसका बेसिक फीचर है। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट, दैट इज़ यूनियन एट द सेंटर एंड स्टेट एट द पेरिफेरी। लिखिए, यूनियन एट द सेंटर, यूनियन सेंटर पे रहेगा और अदर स्टेट एट पेरिफेरी। पेरिफेरी से आप समझ सकते हो, ये सेंटर हो गया और ये उसके आसपास का पेरिफेरी हो गया। ठीक है, यूनियन एट द सेंटर, स्टेट एट द पेरिफेरी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक रहता है, दे ऑलवेज हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा संविधान जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था पहले एक बार, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या फ़ायदा रहता है हमें? हाँ, तो मतलब कोई बायस नहीं रहता है कभी कि लिखा हुआ है कि यार तुम्हें क्या करना है और हमें क्या करना है, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं रहता कि यार एग्जैक्टली क्या करना है। पर जो संविधान लिखे नहीं रहते हैं वो कन्वेंशंस के हिसाब से चलते हैं। मैंने आपको बताया था शुरू के लेक्चर्स में, कन्वेंशन के हिसाब से चलते हैं। अब कन्वेंशंस चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है तो वो चेंज नहीं होगा, उतने ईजिली चेंज नहीं होगा, तो सकता है पर ईजिली चेंज नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी टाइप की कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, सिचुएशन आते हैं, तो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, थर्ड लिखेंगे डिवीजन ऑफ पावर,
डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर, जहाँ पे भी वर्ड सेंटर आ रहा है आप उस जगह यूनियन भी लिख सकते हो, यूनियन एंड स्टेट, हमेशा यहाँ डिवीजन ऑफ पावर रहेगा। अब आप बताइए कौन से शेड्यूल से हमें डिवीजन ऑफ पावर के बारे में पता चलता है? कौन से शेड्यूल से? सेपरेशन ऑफ पावर, सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल में क्या है? लिस्ट है, ठीक है, एक यूनियन लिस्ट है। शेड्यूल 7 में कौन सी यूनियन लिस्ट है? स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ये लिस्ट का मतलब ही क्या है कि पावर ऑफ, लिस्ट में नाम टॉपिक्स दे रखे हैं कि भैया तुम्हें कहाँ पे बनाना है, वो अपना लॉ बनाना है तो बना सकते हो। तो स्टेट लिस्ट, स्टेट जितने भी वो स्टेट लिस्ट पे बनाएंगे, जो यूनियन है वो यूनियन पे बनाएंगे और कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये डिवीजन ऑफ पावर हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट लिखिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुप्रीमेसी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सुप्रीम चीज़ है। ये हमें कैसे पता चलता है? देखो, अगर आप शेड्यूल 3 देखोगे तो उसमें ओथ दिए रहते हैं काफ़ी, ठीक है, प्रेसिडेंट का ओथ है, गवर्नर का ओथ है, वो शेड्यूल 3 में नहीं है पर उनके लाइक जहाँ पे आर्टिकल है वहाँ पे, हाँ। तो जब भी आप ओथ देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे हर चीज़ संविधान से इमर्ज हो रही है। मतलब इंडिया जो है एज अ कंट्री, इंडिया का डिस्क्रिप्शन या इंडिया का डेफिनेशन क्या है जो संविधान में लिखा है। हाँ, मतलब कि हर चीज़ का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और जब हर चीज़ का सोर्स ही कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप सुप्रीम हो गया। कोई ऐसी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, आपका प्रधानमंत्री, आपका राष्ट्रपति, आपका गवर्नर, सब के सब संविधान में मिलते हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जो भी आप बोलो, है ना। हर चीज़ जो आज हम लाइफ में देख रहे हैं, जो भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, पॉलिटिक्स जो हमारी चल रही है, पॉलिटी चल रही है, वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप सुप्रीम हो गया इंडिया में, ठीक है। ये सुप्रीमेसी हमने किसी रिलीजन को नहीं दी इंडिया में, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को दी है, ठीक है। पर आप बाकी कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था, राइट। पर यहाँ पे इंडिया में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो लिखिए इसमें, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और हाईएस्ट लॉ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और हाईएस्ट लॉ। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है फंडामेंटल फीचर्स का, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा संविधान जो इजीली अमेंड ना हो सके, इजीली अमेंड ना हो सके, ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो, ओके। तो आप लिखिए, इट कैन नॉट बी इजीली अमेंडेड, इट कैन नॉट बी इजीली अमेंडेड। Then next point, independent judiciary, independent judiciary, independent judiciary, okay। तो इंडिया में जो जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट है, कैसे पता चलता है हमें ये बात? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और ऐसे कौन सी है, मतलब क्लॉज वगैरह दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें बताता है कि जुडिशरी एक तरह से इंडिपेंडेंट है? क्योंकि जो पार्लियामेंट क्लॉज है वो जुडिशियल रिव्यू मतलब वो रहते हैं कि उनको मतलब जुडिशियल रिव्यू करने का पावर रहता है। जुडिशियल रिव्यू तो ठीक है, वो एक बताता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी लेजिस्लेचर है उसको, कोई भी लॉ है उसको एक बार उसके नज़र के अंदर आएगा, वो जुडिशरी की नज़र के अंदर। हाँ, वो भी सही है, वहाँ तक भी माना, ये भी आप पॉइंट जो बोल रहे हो सही है। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट हैं जैसे कि जजेस की सैलरी कभी कम नहीं हो सकती, ठीक है। जजेस की सैलरी जो आ रही है, जो पेंशन आ रही है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि जजेस
क्या हैं, कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आपका जो भी उनके कभी भी उनको बंगला मिलेगा, ये मिलेगा, ये बेसिकली उनके इंडिपेंडेंस के फीचर्स हैं कि उनको किसी भी किस्म का साइड से जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि पैसा तो जुडिशरी का अकाउंट से निकलता नहीं, कोई फंड जुडिशरी का है नहीं, वो जो पैसा लेती है वो लेती है आपका जो गवर्नमेंट से पैसे आता है, या फिर आपका जो कौन सा फंड कहलाता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, या फिर CFI जो कहलाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही सबकी सैलरी निकलती है, ठीक है। अब इन सबसे सैलरी निकलती है, इसका मतलब जो पैसा देने वाला है वो कौन है, गवर्नमेंट है। पर क्या उनकी सैलरी कम हो सकती है, नहीं हो सकती, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सैलरी कम नहीं होगी उनकी बिल्कुल भी। तो ये भी एक तरह का इंडिपेंडेंस है, ताकि सामने वाला अपना जो भी काम कर रहा है वो फ्रीली कर सके, वो किसी भी चीज़ से रेस्ट्रिक्टेड ना रहे, ठीक है। तो ये भी इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद 7th पॉइंट आता है आपका बाई कैमरलिज्म। देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, वो ऐसा पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसमें से 2 यहाँ के दे देंगे और 2 यूनिटरी के दे देंगे। तो आपको ये याद रखना है कि सातों के सातों पॉइंट क्या है, ठीक है। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, नहीं पता। बाई कैमरलिज्म मतलब होता है कि 2 हाउसेज होना, 2 हाउसेज। बाई मतलब 2, ठीक है, कैमरलिज्म मतलब हाउसेज। तो इंडिया में 2 हाउसेज हैं जनरली, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस का नाम क्या है, वेरी गुड, लोअर हाउस। अपर हाउस हो गया राज्यसभा, लोअर हाउस हो गया लोकसभा, ओके। बाई कैमरलिज्म, ओके। अपर हाउस का ऑफिशियल नेम क्या है इंडिया में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मैंने बताया था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो राज्यसभा है वो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, और लोकसभा पीपल को रिप्रेजेंट करती है। लोकसभा मतलब लोक और उनकी सभा, ठीक है, या इसको हाउस ऑफ पीपल्स भी कह सकते हैं, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। ओके फाइन। तो ये सारे हैं आपके फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया में जो सिस्टम चल रहा है, क्या उसमें ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। पर अब मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। तो आपको ये भी दिखेगा कि यूनिटरी सिस्टम में भी इंडिया के कुछ फीचर्स हैं। तो या तो कंट्री फेडरल होती है या कंट्री यूनिटरी होती है। हमारे में फेडरल की फीचर्स तो मिल रहे हैं, पर हमें यूनिटरी के फीचर्स भी मिलते हैं। इसलिए हम एंड में ये कहेंगे कि इंडिया कंप्लीटली फेडरल नहीं है, क्वाजी फेडरल है, या एक असॉर्टेड, या जो मैंने आपको नाम बताया था क्या था वो, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। तो ये वर्ड क्योंकि नया इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है बार बार, पर क्वाजी फेडरल तो काफ़ी है, ठीक है। तो हमें समझ में आएगा कि फेडरलिज्म के तो पूरे फीचर्स हैं, पर यूनिटरी के भी कुछ कुछ फीचर्स हैं। तो हम पूरा फेडरलिज्म नहीं कहेंगे, क्वाजी फेडरल कहेंगे। क्वाजी मतलब कि थोड़ा सा फॉल्स, ठीक है, थोड़ा सा, राइट, थोड़ा सा एक तरफ इंक्लाइंड, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालो यूनिटरी फीचर्स। यूनिटरी फीचर्स, पहला लिखिए इसमें सिंगल सिटीजनशिप। यूनिटरी फीचर मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप। सर अमेरिका फेडरल है तो वहाँ पे डबल सिटीजनशिप है। अमेरिका कंप्लीटली फेडरल है, कंप्लीटली फेडरल है। यूनिटरी फीचर्स मतलब कि जैसे देख लीजिए, मतलब एक सिंगल लाइन ऑफ कमांड है, ऐसा समझ लो यूनिटरी, है ना। मैंने आपको बताया था जो आपका फेडरल इसमें तो डुअल गवर्नमेंट था, यूनिटरी में सिंगल गवर्नमेंट रहेगा। पर इंडिया में यूनिटरी के बाद सिंगल गवर्नमेंट है क्या? नहीं, इंडिया में डुअल गवर्नमेंट है। पर सिंगल सिटीजनशिप है क्या? बिल्कुल सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही सिटीजनशिप है, एक ही पासपोर्ट मिलता है आपको, वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का होता है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप है। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि भाई आप मध्य प्रदेश के नागरिक हो पहले और फिर आप इंडिया के नागरिक हो। पर अमेरिका में ऐसा होता है, आप पहले उस स्टेट के नागरिक होते हो और फिर उसके बाद आप किसी मतलब कंट्री के नागरिक होते हो। पासपोर्ट आपको एक ही मिलता है पर आपके डुअल सिटीजनशिप होती है,
ओके, तो ये हो गया आपका सिंगल सिटीजनशिप। फिर सेकंड पॉइंट आएगा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट। ओके, तो इंडिया में है ये एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन के लिए भी और स्टेट के लिए भी, दोनों को ही मानना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर, ओके, स्ट्रॉन्ग सेंटर है इंडिया में। कैसे पता चलता है स्ट्रॉन्ग सेंटर है? पावर्स है, ठीक है, पावर्स कहाँ से आई? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आई? कौन से शेड्यूल से आई? 7 शेड्यूल। यूनियन लिस्ट में टॉपिक्स कितने हैं? 97 पहले थे, 100 हो गए। अब 100 है, तो मतलब यूनियन लिस्ट सबसे बड़ी लिस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर मेकिंग भी यूनियन के पास है, तो ये हमें समझ में आता है। तो हम कहेंगे, आप कह सकते हो यूनियन लिस्ट इज़ ग्रेटर देन स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आता है मोर सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट। देन रेसिडुअरी पावर किसके पास है? रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी पावर पे लॉ कौन बना सकता है इंडिया में? ऐसे पावर जो ना यूनियन लिस्ट में ना कॉन्करेंट लिस्ट में, पार्लियामेंट बना सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्यों करेगा? प्रेसिडेंट तो वैसे भी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करता है, तो वो क्यों लॉ बनाएगा? ठीक है, तो रेसिडुअरी पावर हमेशा पार्लियामेंट बनाता है। यही आप कंपेयर करो अमेरिका से। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? उनने जो मेन पावर्स थी वो लिख दी फेडरल के लिए, उसके बाद जो भी पावर है, बची हुई पावर, सारी की सारी स्टेट्स बनाएंगे अपने हिसाब से। यहाँ पे क्या ऐसा है? नहीं, यहाँ पे पार्लियामेंट बना रहा है। ऐसी चीज़ें जो उन लिस्टों में नहीं हैं, और कोई चीज़ आ जाती है, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल, कोरोना ही आ जाता है, कोरोना के ऊपर मान लो कोई लॉ बनाना है तो वो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, कभी भी स्टेट लॉ नहीं बनाएगा। ओके, थर्ड लिखिए, वी हैव अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। देन इमरजेंसी प्रोविजंस, कहाँ से आई थी इमरजेंसी प्रोविजंस? जर्मनी। इमरजेंसी प्रोविजंस, ओके। देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर। कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को इंडिया में? प्रेसिडेंट। वेरी गुड। पावर ऑफ पार्लियामेंट, टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। फिलहाल ऑल इंडिया सर्विसेज में कितनी सर्विसेज आती हैं? 3। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज थी, वो पहले AIS का पार्ट नहीं थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था सिर्फ 2 सर्विसेज थी, IAS एंड IPS। बाद में राज्यसभा के द्वारा हमेशा ये निकला जाता है, मतलब अगर कोई भी नया ऑल इंडिया सर्विसेज बनाए तो उसका बिल सबसे पहले राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा ही पास कर सकता है ये बिल को, ठीक है, उसका अथॉरिटी, स्पेशल प्रोविजन राज्यसभा का आएगी। ओके, क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, सेंटर में भी रहेगी, स्टेट में भी रहेगी, केडर बेस्ड सर्विसेज है। जो राज्यसभा है वो काउंसिल ऑफ स्टेट है, मतलब स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे सारे के सारे, तो वो वहाँ से वो पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। देन कम्स पावर ऑफ गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर to reserve bills, to reserve the bill passed by state legislature, passed by
द स्टेट लेजिस्लेचर for the consideration of precedent, for the consideration of the precedent. Okay, तो गवर्नर जी चाहें तो किसी बिल को रिजर्व कर सकते हैं, किसके कंसिडरेशन के लिए? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अगर उनको लगता है कि स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास कर रहा है जो उस स्टेट के हिसाब से अगेंस्ट है या कुछ भी ऐसा है, तो वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था जब तक साइन नहीं होगा और जब तक नोटिफाइड नहीं होगा वो लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, तो अगर स्टेट कोई लॉ पास कर रहा है तो उस पर गवर्नर के साइन ज़रूरी हैं, पर गवर्नर बोल सकता है कि भाई मैं इस बिल को रिजर्व कर रहा हूँ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए। तो ये उसका एक तरह से वीटो पावर होता है। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई बिल भी नहीं पास कर सकती अगर हर बिल को गवर्नर रिजर्व करने लगा तो ये स्टेट के ऊपर एक तरह से प्रेशर है। ठीक है, वो फ्री नहीं है बिल पास करने के लिए, राइट। चलो 9th पॉइंट लिखिए, पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक laws on state list subject, make laws on state list subject. Okay, state list subject। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट पे तो बना ही रही है, कॉन्करेंट लिस्ट पे भी बना रही है, पर स्पेशल प्रोविजंस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकती है। और पार्लियामेंट, हियर पार्लियामेंट का मतलब राज्यसभा है। पहले राज्यसभा कोई भी स्टेट लिस्ट बना सकता, लॉ बना सकती है, क्योंकि मैंने बताया तो राज्यसभा है वो काउंसिल ऑफ स्टेट है, और उसके बाद राज्यसभा से वो जब वो लॉ बन जाएगा वो लोकसभा में पास होकर वो प्रेसिडेंशियल असेंट लेके एक एक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। तो जब हम ये यूनिटरी फीचर्स देखते हैं तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं किसके? यूनिटरी के। और हम अपने प्रीएम्बल में लिखते हैं इंडिया इज़ अ फेडरेशन। ठीक है, पर क्या हम कंप्लीटली फेडरल हैं? नहीं है। कुछ कुछ प्रोविजंस हमें यूनिटरी के मिल रहे हैं, जैसे कि इमरजेंसी हो गया, जैसे कि ये पावर हो गया, पावर ऑफ गवर्नर हो गया, पावर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हो गया, इंटीग्रेटेड जुडिशरी हो गया, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अमेंडेबल है मतलब। तो ये सारे फीचर्स देख के हमें ये समझ में आता है कि इंडिया ना तो कम्प्लीटली फेडरल है और ना कम्प्लीटली यूनिटरी है, क्योंकि आपका सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, यूनिटरी फीचर्स है। ओके, और फेडरल में क्या था? डुअल सिटीजनशिप था, डुअल गवर्नमेंट डुअल सिटीजनशिप ऐसा था। तो इंडिया को हम फाइनली कहेंगे इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट, क्वाजी फेडरल स्टेट। ठीक है, ना कंप्लीटली यूनिटरी ना कंप्लीट फेडरल, बीच में कहीं क्वाजी फेडरल। ठीक है, अब ये जो वर्ड है क्वाजी फेडरल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं आया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को इस तरह डिफाइन नहीं करता है कि इंडिया एक क्वाजी फेडरल स्टेट है, पर काफ़ी जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हमें ये ज़रूर बताते हैं कि इंडिया एक क्वाजी फेडरल स्टेट है। ओके फाइन, तो आप लिख सकते हो अल्टीमेटली वी कैन से दैट इंडिया इज़ अ क्वाजी फेडरल स्टेट, is a quasi federal state, or we are a federal state with unitary bias, with unitary bias। बायस का मतलब उसकी तरफ फेवर करना। तो वी आर फेडरल स्टेट बट यूनिटरी की तरफ फेवर कर रहे हैं, यूनिटरी बायस। ओके